क्या सिंधु घाटी सभ्यता में मानव बलि दी जाती थी? पानी को लेकर सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी व्यवस्था थी? क्या वहां भी बाढ़ आती थी? क्या सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति काफी मजबूत थी? मोहनजोदड़ो में बाढ़ और पानी की निकासी की क्या व्यवस्था थी? इन सारे सवालों का संबंध अगर इतिहास भर से होता तो बात ही क्या थी। खैर, आज का किताबी बातें इन्हीं सवालों के जवाब टटोलेगा और ये काम इंसानों नहीं, इंसानों की लिखी किताबों के हवाले से होगा। नमस्ते, मेरा नाम है निहारिका और आप देख रहे हैं हमारा बुक शो किताबी बातें। आज की किताब का टाइटल है सिंधु सभ्यता। इसे लिखा है इतिहासकार इरफान हबीब ने। हबीब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस हैं। असल किताब का नाम है द इंडस सिविलाइजेशन। इसका अनुवाद किया है अवधेश कुमार सिंह ने, जिसे छापा है राजकमल प्रकाशन ने। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पहले एक बेसिक टाइमलाइन जान लीजिए। हड़प्पा या सिंधु घाटी में सभ्यता पनपी ईसा से 3300 साल पहले। मानव सभ्यता 6 अलग अलग जगहों पर स्वतंत्र रूप से उभरी। इनमें से 4 सबसे प्रमुख हैं: सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खास बात यह है कि अपने समय में सबसे बड़ी और सबसे बड़े इलाके में फैली सभ्यता थी। इस सभ्यता का फैलाव लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में था, जिसमें लगभग 50 लाख लोग रहते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अगर आप पढ़ने का वक्त नहीं निकाल पाते और सुनने में दिलचस्पी है तो एक किताब का नाम सुनिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन द ओरिजिन ऑफ इंडिया नाम की ऑडियो बुक आपको मिलेगी कुकू FM ऐप पर। इंडिया के सबसे बड़े ऑडियो शो प्लेटफॉर्म में से एक, जिसमें 15 लाख एक्टिव हिंदी सब्सक्राइबर्स हैं। हर महीने 4000 घंटे का कंटेंट जोड़ा जा रहा है और साल 2023 में हर महीने लोग 45 लाख घंटे कुकू FM ऐप कंटेंट सुन रहे हैं। कुकू FM ऐप पर आपको मिलेगी 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स और आपके लिए लाया है एक स्पेशल ऑफर। महीनावार सब्सक्रिप्शन लेने पर पहले महीने आपको मिलेगी 50% छूट, यानी 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपए में। इसके लिए आपको यूज करना है एक कूपन कोड LT50। कुकू FM ऐप डाउनलोड करने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा QR कोड स्कैन कर सकते हैं या बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक का सहारा ले सकते हैं। वापस लौटते हैं। सभ्यता माने सिविलाइजेशन। ये शब्द लैटिन भाषा के शब्द सिविटास से आया है, जिसका अर्थ सिटी से है। इसका प्रयोग शहरी जीवन के केंद्रीय पहलू, संस्कृति और समाज के बारे में ये डिस्क्राइब करता है। इरफान हबीब लिखते हैं कि सिंधु सभ्यता के घरों को देखने से लगता है कि समाज में अमीर और गरीब के बीच बड़ी दरार थी। एक तरफ लोग बड़े आंगन के साथ पक्की ईंट से बने घरों में रहते थे। उनका अपना निजी कुआं होता था, स्नान घर, शौचालय, बड़े बड़े कमरे होते थे और संभवतः नौकरों और दासों के लिए घरों वाली इमारतें भी हुआ करती थी। तो दूसरी तरफ कथित कुली लाइन बनाई गई थी। ये स्थिति हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगहों पर देखने को मिलती है। सिंधु की सीमाओं में दासों के बनाए माल को मेसोपोटामिया को बेचा जाता था, माने आधुनिक इराक। इससे साबित होता है कि दासों की संख्या काफी बड़ी थी और अगर उस समय मानव बलि दी जाती थी तो इसका शिकार दास ही होते होंगे, ऐसा इरफान हबीब का दावा है। उस सभ्यता के शहरे सोख्ता का कब्रिस्तान ध्यान देने लायक है। 21 हेक्टेयर में बने कब्रिस्तान में गिनी हुई 22,000 कब्रें हैं। मृतकों के साथ दफनाए गए सामान हमें तब के समाज के आर्थिक बंटवारे को समझने में हमारी सहायता करते हैं। धनी लोगों की कब्रों में 40 पात्र मिले हैं, जबकि गरीब लोगों की कब्रों पर केवल 1 या 2 पात्र रखे गए थे। कुछ अति संपन्न लोगों को नीलम और अन्य बहुमूल्य रत्नों के साथ दफनाया गया था। 2 या 3 व्यक्तियों को एक साथ ही दफनाया जाना मनुष्यों की बलि चढ़ाने की संभावना को उजागर करता है। प्रोफेसर हबीब लिखते हैं कि इस प्रकार की बलि चढ़ाने की संभावना दास प्रथा को प्रमाणित करती है। शिल्पकारों की कब्र में रखे गए सामान से पता चलता है कि कुछ शिल्पकार मध्यवर्गीय आर्थिक स्थिति के थे। वहीं दूसरी तरफ प्रारंभिक सिंधु सभ्यता के समय कालीबंगान से अंगीठी और तंदूर प्राप्त हुए हैं, जो भारत में 5000 वर्ष ईसा पूर्व रोटी बनाने का प्रमाण है। सिंधु सभ्यता का एक सांस्कृतिक पक्ष भी हमें इसी किताब के आश्रय मिला। अंत्येष्टि का कर्मकांड एक महत्वपूर्ण पहलू है। अमीरी नाल संस्कृति में बलूचिस्तान के नाल और गुजरात के सुरकोटाडा और नागवाड़ा में आंशिक रूप से जले हुए शव मिले थे। इससे प्रतीत होता है कि मृतकों को खुले स्थान पर छोड़ दिया जाता था
और बाद में उनकी हड्डियों को एकत्र कर बर्तन या पात्रों के साथ दफना दिया जाता था। उत्तरी बलूचिस्तान में एक जगह है कोट दिजी स्थल, जहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि मृतकों का पहले दाह संस्कार किया जाता था और फिर उनकी हड्डियों को एकत्र कर किसी पात्र में रखकर गाड़ दिया जाता था। प्रारंभिक सभ्यता के काल में किसी को भी संपूर्ण शरीर के साथ दफनाने का वर्णन नहीं मिलता है। पानी और भवनों के निर्माण का भी एक ब्यौरा इस किताब से हमें मिलता है कि कैसे इन्हें डेवलप किया जाता था, बनाया जाता था। एक बार फाउंडेशन प्लेटफॉर्म तैयार हो गए और सड़कों की निशानदेही हो गई, फिर मुख्य शहर और गढ़ यानी किले दोनों जगह पर निर्माण का काम शुरू हो जाता था। ज्यादातर घर सामान्य रूप से पक्की ईंट की नींव वाली दीवार पर कच्ची मिट्टी के ईंटों से बनाए गए हैं। सभी घर आयताकार और एक से हैं। घरों का साइज अलग अलग है, परंतु सभी घरों में एक आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण किया गया था। पूरे घर में एक ही प्रवेश द्वार था। यह द्वार इस प्रकार से था कि आंगन और आंगन में खुलने वाले कमरों को बाहर से नहीं देखा जा सकता था। प्रत्येक 3 घरों में से एक में पक्की ईंटों से बना कुआं था। सामान्यतः यह कुआं प्रवेश द्वार के नजदीक ही था। अनेक घरों में कुएं के पास ही एक स्नान घर भी था। इससे लगता है कि एक बड़े साइज के घर में उस घर के मालिक का परिवार और उसके नौकरों और दासों के परिवार रहते थे, या सम्मिलित परिवार के कुछ छोटे परिवारों को उसमें जगह दी जाती थी। सभी लोग आंगन का प्रयोग भोजन पकाने के लिए और कुएं से पानी निकालने के लिए करते थे। कुछ घरों में बैठने के लिए ईंटों से बनी सीट भी मिली है। समय के साथ बड़े बड़े कमरों के बीच दीवारें खड़ी कर और दरवाजे लगाकर छोटे कमरे बनाने की प्रवृत्ति नजर आती है। शिल्पकारी के कार्य से निकला कूड़ा करकट इसका संकेत देता है कि शिल्पकारों के घर भी इन्हीं घरों के बीच में थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सभी जगहों पर व्यावहारिक रूप से सभी घरों का लेआउट मोहनजोदड़ो की तरह ही है। आज जब हमारे शहर बाढ़ में डूबे हैं तो इतिहास हमारे लिए एक झरोखा खोलता है। मोहनजोदड़ो शहर में घरों को बनाते वक्त बहुत सावधानी पूर्वक पूरे शहर में पानी निकासी की उच्च स्तरीय व्यवस्था की गई थी। हर घर से गंदे पानी की निकासी के लिए नाली या कहीं कहीं टेराकोटा के पाइपों को जोड़कर एक नापदान में पानी गिराने की व्यवस्था थी, जो कि सड़कों के किनारे बनी नालियों से जुड़ी थी। मुख्य सड़क के किनारे बने नाले ढके होते थे। कभी कभी नालों को आदमी की ऊंचाई के बराबर के छज्जेदार मेहराब या पक्की ईंटों की छत बनाकर ढका जाता था, ताकि सफाई करने वाला व्यक्ति इनमें घुस सके। लेकिन अंत में सभी नालियां शहर में सड़क के किनारे बने सोखता गड्ढा यानी सोक पिट में ही मिलती थी, और कभी कभी यह भरकर बाहर भी बहने लगती थी। इन सब कमियों के बावजूद मोहनजोदड़ो में पानी निकासी की व्यवस्था उस युग के दुनिया भर के तमाम शहरों की तुलना में अद्वितीय थी। किताब में दर्ज है कि हड़प्पा में एक ही वंश की महिलाओं को दफनाने के तरीके और घरों में मिट्टी की मातृ देवी की मूर्तियों की ज्यादा संख्या से ये समझा गया है कि उस समय मातृ कुलीय व्यवस्था रही होगी, यानी जहां उत्तराधिकार और परिवार की पहचान माता के कुल से होती थी, उसका उस समय बोलबाला था। इसकी पड़ताल करने की आवश्यकता है। इरफान हबीब सवाल उठाते हैं कि अगर ऐसी व्यवस्था मौजूद थी तब भी महिलाएं विशेषाधिकारहीन स्थिति में थी। हड़प्पा से प्राप्त कंकालों के परीक्षण से ये जानकारी मिलती है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की बचपन से ही कम देखभाल होती थी और वो कम मांस खाती थी। नौशारों से मिट्टी की एक तस्वीर प्राप्त हुई है जो यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें एक महिला समतल पत्थर पर अनाज पीस रही है। सिंधु सभ्यता काल के घरों में सामान्य रूप से तकुए और फिरकी की मौजूदगी ये साबित करती है कि महिलाएं घरों पर कताई का काम भी करती थी। हाथ से चलने वाली चक्की यानी जात और चरखे के विशेष प्रयोग ने महिलाओं के शारीरिक श्रम में काफी कमी कर दी थी। इस बेहद उन्नत समाज को सिंधु सभ्यता कहा गया। इसके बाद भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हड़प्पा स्थल के नाम पर इसे हड़प्पन सभ्यता या परिपक्व हड़प्पन कहने को तरजीह दी। इरफान हबीब लिखते हैं कि अभी निरंकुश तरीके से इस संस्कृति पर वैदिक रंग चढ़ाने के लिए इसे सरस्वती सिंधु कहने के पीछे कोई तार्किकता नहीं है, यानी इसके कोई ठोस कारण नहीं है। सिंधु घाटी में सरस्वती एक छोटी और मौसमी नदी है, इसलिए सिंधु नदी के साथ सरस्वती को जोड़ने का कोई भौगोलिक तर्क नहीं है। ये थे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। किताबी बातें के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी दीपक तेंगुरिया ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। चलने से पहले एक डिस्क्लेमर। इरफान हबीब मध्यकाल के इतिहासकार हैं। उनका मुगल एम्पायर पर शानदार काम है।
जबकि सिंधु सभ्यता प्राचीन भारत का टॉपिक है, तो इस डिसिप्लिन पर उनकी अथॉरिटी को कई स्कॉलर चैलेंज भी करते हैं। अगर आप ऐसी ही और कहानियां जानना चाहते हैं तो कुकू FM की मदद ले सकते हैं। शुक्रिया।